हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ साइंस का। एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ साइंस का मॉडल पेपर का सेट नंबर 1 साइंस का। किसका? साइंस का लेकर आया हूँ, जो 10वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो 10वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है 2021 के लिए, 2021 की बोर्ड की परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड BSEB बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर साइंस यानी विज्ञान विषय का मॉडल पेपर 1 है, जिसमें टोटल आपसे पूछा जाएगा 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 टाइप रहेंगे, ए और बी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें दोनों मिलाकर 80 नंबर का रहेगा। दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा। उसी में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को क्लियर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब 1 नंबर से। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो सबसे पहले समझते हैं फोकस दूरी। F बराबर किस में ऋणात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण में धनात्मक होता है, यानी प्लस हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फोकस दूरी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर फोर्स लिखा गया है। चलिए, फोकस दूरी F और वक्र त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो इसमें होता है F बराबर R/2, या R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और दूरबिंदु अनंत होती है। ठीक है, दूरबिंदु कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगी। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात झुकता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का झुकाव प्रिज्म से गुजरने के बाद होता है। ठीक है, अब चलते हैं मानव नेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो ये होती है वास्तविक और उल्टा होती है, वास्तविक और उल्टा बनती है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस लिए? तब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश जो है, जब जलवाष्प के कण पर पड़ती है तो वह नीले रंग को ज़्यादा प्रकीर्णन करती है, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
उपयोगी होता है। तो निकट की वस्तु को देखने के लिए आपको अवतल लेंस की जरूरत होती है। अवतल लेंस की निकट की वस्तु देखने के लिए निकट की वस्तु दिखने के लिए अवतल लेंस और दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जनरेटर में लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े मशीन में लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं दाएं हाथ, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो फ्लेमिंग ने। किसने? तो फ्लेमिंग ने दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में है विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसे मात्रक हो जाता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम, यानी Rp बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके ऐसे करके होता है। ठीक है, समांतर क्रम में घट जाता है। समांतर क्रम में क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये होता है इसका सूत्र। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो जाएगी आपको काल्पनिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? काल्पनिक हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या कहा जा रहा है? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? मतलब नवीकरणीय का मतलब है पुनः उसकी प्राप्ति फिर से हो सकती है। मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? कौन सा लेंस अब अपसारी लेंस है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस है? मतलब एक बिंदु से फैलता है, एक बिंदु से लेकर फैलता है। अपसारी मतलब इसमें क्या, कौन सा लेंस है जो इसको फैलाएगा, एक बिंदु से फैलाएगा? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस फैलाता है और उत्तल लेंस एक बिंदु पर लाकर मिलाता है। एक बिंदु पर लाकर क्या करता है? मिलाता है, यानी अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? तब प्राथमिक रंग कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें से लाल, हरा, नीला, इसमें से तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में लाल, हरा और नीला, लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग कहलाता है। और द्वितीयक रंग इसके बीच में बनता है, इसके बीच में बनता है। एक द्वितीयक रंग एक प्राथमिक रंग मिलने से श्वेत रंग प्राप्त होता है, श्वेत रंग प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ये हो जाएगा आइरिस। क्या हो जाता है? आइरिस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP, 1 हॉर्स पावर HORS हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 1 HP बराबर क्या होता है? तो 746 वाट, 746 वाट होता है। इसे अश्व शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट भी होता है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है किसका? उत्तल लेंस का। कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम करता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। और इसका प्रयोग बैटरी समय किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैटरी समय किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर रहता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक, जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तब उत्तरदायी गैस हो जाएगा CO2। 25 का ऑप्शन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन जीवनदायी होता है। NH3 अमोनियम और N2 नाइट्रोजन गैस। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी अपचयन होता है। अपचयन होता है। अपचयन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है? तो जब कली चूना पर जब जल को डाला जाता है तो उससे उष्मा निकलती है। जिस अभिक्रिया से उष्मा निकलती है उसे उष्मा से क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया से तापमान कम होता है उसमें उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें हो जाएगा कॉपर। कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील पूछेगा तो इसमें ऑरम हो जाएगा। AU मतलब ऑरम। ऑरम का मतलब क्या होता है? इसका नाम हो जाता है सोना। AU से सोना होता है, AG से चांदी होता है, HG से पारा होता है। ये सभी धातु है। अब चलते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं 30 में कोई विलयन लाल पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होगा? तो लाल से नीला करता है तो लाल से नीला करेगा तो क्षार होगा, यानी छलनी हो जाएगा। यानी कि 6 से क्षार, ल से लाल लिटमस पत्र को, 9 से नीला करता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में क्या कर रहा है? सॉरी, इसमें 30 नंबर में पहले मिला लीजिए। इसमें क्षार होगा। क्षार का pH मान कितना होता है? तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इसमें कितना ऑप्शन है? तो 7 से अधिक इसमें 2 ऑप्शन है, 10 भी है और 11 भी। 10 भी है और 11 भी है। और ऑप्शन डी में A और B दोनों है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एल्काइन में कार्बन के मध्य कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 3 बॉन्ड ही बनाता है। अब चलते हैं ग्लूकोज में कार्बन 6 होता है, यानी C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। चलिए ग्लूकोज का हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या? उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अब चलते हैं
सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ऑप्शन ए एल्डिहाइड कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में क्या कर, अवर सारणी के बाएं से दाएं जाने पर, अवर सारणी के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 'निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण अधातु गुण के अनुसार उनके बढ़ते क्रम में सजाइए'। बढ़ते क्रम में सजाइए, कौन क्रम में? बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए, ये सभी दूसरा आवर्त के तत्व है, सभी दूसरा आवर्त के तत्व है, दूसरा आवर्त के तत्व है। ठीक है, यानी लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 हो जाएगा। अब इसको बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। लिथियम के बाद बेरिलियम, Li के बाद बी नंबर ऑप्शन में है। लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद कार्बन 6 में, उसके बाद चलिए ऑक्सीजन 8 में और 9 में फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा। लिथियम, बेरिलियम यानी 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये बढ़ते क्रम में चला गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है? सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। उपधातु की संख्या 7 होती है। इस सिलिकॉन का प्रयोग सौर ऊर्जा में भी किया जाता है। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में। 38 नंबर में है, निम्नलिखित कौन सा विद्युत धनात्मक होता है? तो विद्युत धनात्मक केवल सोडियम होता है, Na+। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम, Na को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। और सोडियम का गुण है, यह जब भी हवा के संपर्क में आता है तो यह जलने लगता है, स्वयं जलने लगता है। ठीक है, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजीवाश, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तभी थोड़ा देर पहले ही बताया है। इसका किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन का ऐसे मतलब सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? Si, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? देखिए, बायोगैस यानी मीथेन गैस, गोबर गैस से खाना बनता है, कोयला से भी खाना बनता है, और LPG गैस सिलेंडर जो होता है उससे भी खाना बनता है, लेकिन CNG से नहीं बनता है। CNG से नहीं बनता, क्यों? तो इससे केवल गाड़ी के चलाने में उपयोग में लाया जाता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस यानी कि गोबर गैस, मीथेन गैस, गोबर गैस। ठीक है, इसे कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है? 2Cu+O। यहाँ देखिए, जब अभिक्रिया किया है तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो गया। यानी ऑक्सीजन का जिसमें संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यानी कि यहाँ पर H2 है, यहाँ H2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया हुआ तो 2HCl है, 2HCl है। तो इसमें देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है तो 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया, ठीक है, ये संतुलित है अभी तक। और क्लोरीन कितना है तो ये भी 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, ठीक है, ये संतुलित समीकरण है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन है 2H2 प्लस O, 2H2O प्लस में O2 है बराबर, अभिक्रिया करके क्या बनाया है 2H2O बनाया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी 2 दूना 4, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या होगी 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है तो इसमें 2 है, और ऑक्सीजन इसमें कितना है तो यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है, यानी ये भी अभी संतुलित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं, यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर पोटेशियम कितना है तो पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी पोटेशियम 2। अब चलते हैं क्लोरीन, क्लोरीन की बात करते तो क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 2 है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या 2 है, ठीक है। अब चलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हो जाएगा आपको 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया, 2 3 6, ठीक है। ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। इसमें असंतुलित कौन है तो इसमें असंतुलित कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा असंतुलित हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से अधिक जो भी रहेगा सब क्षारीय कहलाएगा, 7 से कम रहेगा तो ये दोनों जो है अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है तो इसमें CH3COOH इसमें दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसे क्या कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3, HNO3 को क्या कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसे कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, ठीक है। जब नाइट्रिक अम्ल का एक भाग, नाइट्रिक अम्ल का एक भाग और HCl का 3 भाग 3 अनुपात में जब बढ़ता है तो ये इसी से बनता है एक बार एजिया, यानी कि खारा तेजाब जिसे बोलते हैं, एक बार एजिया ही बोलते हैं, इसे अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। इसी में सोना को घुलाया जाता है, ठीक है। अब इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को 3 नाम से जाना जाता है, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी अम्ल और गंधका अम्ल, बैटरी अम्ल और गंधका अम्ल भी कहते हैं, गंधका अम्ल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ये S जो है सल्फर है, सल्फर को गंधक बोलते हैं, क्या कहते हैं गंधक बोलते हैं। और गंधक जो है एक तत्व है, वो है धातु, एक तत्व है जो दवा का काम करता है, दवाई के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है सल्फर का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। 49 में चलते हैं, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, पोटेशियम का संकेत होता है K, परमाणु संख्या 19, परमाणु संख्या 19 है, और 72 कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 2 8 10 10 8 18 18 1 19, यानी 72 कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। कैमा आवर्त में रहेगा 1 2 3 4, चौथा आवर्त के पहला वर्ग में, चौथा आवर्त पहला वर्ग में होगा, चौथा आवर्त पहला वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है तो इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है गुण सूत्र, लेकिन यहाँ पर होगा अणुसूत्र, क्या हो जाएगा अणुसूत्र हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है,
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इथाइल। मीथेन के बाद होता है इथेन, मीथेन के बाद इथेन होता है। मेथ, एथ, और बाद उसके बाद होता है प्रोप, प्रोप यानी 3, 1 2 3, यानी मेथेन में 1, इथेन में 2, मीथेन में 1, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा एथाइल, एथाइल में 2 होगा यानी C2H5OH, एल्कोहल समूह के OH, इसीलिए इसमें C2H5OH हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी, C2H5OH एथाइल एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्काइन कौन है, इसमें एल्काइन कौन है, तो C2H2, C2H2 एल्काइन है। ठीक है, अब चलते हैं चीनी। चीनी में कार्बन की संख्या 12 होती है, कार्बन की संख्या 12 होती है, चीनी में कार्बन की संख्या 12 होती है, C12। और ग्लूकोज में कितना होती है, ग्लूकोज में C6 होती है, ग्लूकोज में C6 होती है, चीनी में C12 होती है, कार्बन 12 यानी C12H22O11, C12H22O11। और ग्लूकोज का सूत्र ही है, ये चीनी का सूत्र हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा जा रहा है, एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजक सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 से अधिक नहीं होती है, तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली बीज कौन सी होती है, कैसी होती है, तो वो अंकुरित बीज होती है, अंकुरित बीज ही श्वसन के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा जा रहा है, मानव वृक्क यानी किडनी, मानव किडनी किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन, उत्सर्जन का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है, पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो पौधे जौ से जाइलम, जौ से जल, और जल का इधर इस पे पानी लिखा गया है, पानी यानी जल के लिए संवहन के लिए जाइलम आवश्यकता होती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण गर्मी लगता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा जा रहा है, फलों को पकाने वाला, फलों को पकाने में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन, एथिलीन हो जाएगा फल को पकाने वाला हार्मोन, एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट्स कहलाती है, क्या कहलाती है, डेंड्राइट्स कहलाती है, जैसे डेंड्राइट्स कहलाती है। ये सब इसमें डेंड्राइट्स मिला हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, इसके भाग को क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे नीचे रहता है, इससे नीचे भी डेंड्राइट्स रहता है, एक्सॉन रहता है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है, कौन आपातकाल हार्मोन है, तो इसमें हो जाएगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चबाना हो जाएगा, यानी चबाना ये अपना आप नहीं हो सकता है, यह हमें खुद करना पड़ता है। ठीक है, अब है मानव में गर्भ की अवधि कितना होता है, तो 9 महीना 9 दिन होता है, यानी 270 दिन, कितना होता है, 270 दिन तक गर्भकाल होता है। गाय और मनुष्य का एक ही अवधि है। ठीक है, अब चलते हैं गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान 1885 में शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान 1885 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिसमें गंगाए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी
निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है तो हो जाएगा टीबी और निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब टीबी और निमोनिया श्वसन से संबंधित बीमारी है। अब है मनुष्य और अन्य मांसाहारी, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे है ब्रेंड, यहाँ ब्रेल की जगह ब्रेंड होता, यहाँ पर ब्रेंड हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन। क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन। हृदयघात को हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का उदाहरण है क्या? कसकूटा। क्या है? कसकूटा है। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकूटा है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। शरीर पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो इसमें हो जाएगा नीले के द्वारा। इसके द्वारा नीले के द्वारा हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है कैसी? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रा में हो जाएगा मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। जनन संचालित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये सभी जनन संचालित रोग है। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 75 में है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए इंसुलिन करता ही है, ग्लूकोनिन भी करता है और सोमैटोनिन भी करता है। इसमें एक ही है जो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर गैस्ट्रीन जो है से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन पादप वृद्धि हार्मोन है? तो पादप वृद्धि हार्मोन है, देखिए इसमें थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन जो है ये सभी मानव में पाया जाता है और जिबरेलिंस जो है पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है? तो 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां है जिसे मानव में लंबाई, मोटाई इस सब का वृद्धि पर नियंत्रित करता है। ठीक है, अब 78 नंबर क्वेश्चन में है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ा पाई जाती है। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा पाई जाती है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। क्या है? पुरुष हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? पुरुष हार्मोन है। 80 नंबर क्वेश्चन में है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग से मिलेंगे। फिर है 80 नंबर मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। आज का हमारा सेशन पूरा हो चुका है। धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।